दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का 10 नंबर पक्के कराने वाला हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी बताने वाला हूँ और खंड काव्य बताने वाला हूँ और इसका पूरा निचोड़ आप सभी लोगों को देने वाला हूँ कि कैसे हमारे एग्जाम में कहानी और खंड काव्य पर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो कहानी है कौन कौन से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी और खंड काव्य कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम कहानी की बात करें क्लास 12 सामान्य हिंदी की। तो देखिए सबसे पहला हमारा बहादुर कहानी आ जाता है, बहादुर कहानी। उसके बाद पंचलाइट कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी, लाठी कहानी। तो देखिए ये हमारे कहानी जो होता है हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है और खंड काव्य भी हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो 10 नंबर आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। तो सबसे पहले बहादुर कहानी देखिए तो देखिए दोस्तों इसमें बहादुर कहानी में बहादुर को हम लोग दिल बहादुर के नाम से भी जानते हैं और यह इसका मुख्य पात्र है जिसे अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। इसमें निर्मला है और किशोर है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सारांश। तो देखिए दोस्तों अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का था। ठीक है दोस्तों, बहादुर जो था वो 12 से 13 साल का लड़का था नेपाल का। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका सारांश। देखिए जो बहादुर था, जो 12 से 13 वर्ष का लड़का था, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर वहां अपने अपना घर छोड़कर शहर चला जाता है। वहां निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है, नौकर बन जाता है वहां पर। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगाया जाता है और उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे, अंततः जो बहादुर है वह घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम से आदि हो जाते थे, मतलब कि उसके कारण सभी लोग आराम से रहते थे। लेकिन जब वो चला जाता है तो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपने घरेलू कार्य करने लगते हैं, करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु वह पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण वह इसकी इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। यह बहादुर हमें बहुत ही अच्छी कहानी है। हमारा बहादुर कहानी का सारांश खत्म हुआ और इस तरह से हमारे बहादुर कहानी का पूरा अच्छे तरीके से सारांश पूरा निचोड़ में आप सभी लोगों को बताया हूँ। तो चलिए अब देखते हैं पंचलाइट कहानी। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र आप सभी लोग देख लीजिए। इसमें देखिए गोधन है, मुनरी है, गुलरी का किस और सरदार जी और कनेली और रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स। तो इस प्रकार से इसमें प्रमुख पात्र है। अब देखिए इसका कहानी। देखिए पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेड्डी जी द्वारा एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, एक युवक है जो गांव की एक मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया, अपने टोली से, महतो नामक टोली से निकाल दिया। एक दिन रामनवमी के मेले में से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद लाते हैं। जो पैसे बच्चे उससे पूजा पाठ की सामग्री ला देते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना तक नहीं जानते थे। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। देखिए पंचलाइट वो लोग लाते हैं और रामनवमी के मेले में से, लेकिन किसी को वह जलाने नहीं आता था दोस्तों। वह जो पंचलाइट था
वो किसी को जलाने नहीं आता था। सभी लोग वहाँ के सीधे साधे लोग उसको जला नहीं पाते थे। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। तो देखिए, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जलाना जानता है। जब मुनरी को पता था कि गोधन जो पंचलाइट को जला सकता है, वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में अपनी टोली में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी जो है वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट का की कहानी रोशनी में लोग कीर्तन और पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब पंचलाइट की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पंचलाइट कहानी भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पंचलाइट कहानी भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहादुर और पंचलाइट एक ऐसा कहानी है जो अक्सर 4 से 5 सेट में पूछा जाता है। तो इन दोनों को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। जितना मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ उतना जरूर से तैयार कीजिएगा। अब देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी है, तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी जो है उसमें राजा रिपुदमन, उर्मिला और आचार्य मारुति हैं जो कि प्रमुख पात्र हैं। अब आइए सारांश देख लेते हैं। तो देखिए, सारांश क्या है। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित हिंदी की कहानी है जिसका सारांश इस प्रकार है। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाइयां लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। राजा रिपुदमन उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। देखिए, उर्मिला के पास जो राजा रिपुदमन की एक संतान भी है। उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती हैं। आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि जो उर्मिला है उनकी उन्हीं की बेटी है। जो उर्मिला है वो उन्हीं की बेटी है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उर्मिला नहीं मानती हैं, मतलब कि तैयार नहीं होती हैं और कहती हैं शादी राजा के सफलता के बाधा उत्पन्न करेगी। जो शादी तो दक्षिणी ध्रुव पर जो जाने के लिए कही थी, इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती हैं, जिससे रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गया। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे हुए पाए गए। उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। दक्षिण ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया और यहीं पर यह कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी कहानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो राजा रिपुदमन है ना, उनको दक्षिण ध्रुव पर जाने के लिए कौन कहती हैं, जो उर्मिला होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह कहानी है। दोस्तों, इसके बाद हमारा लाठी कहानी बच जाता है। दोस्तों, ये लाठी कहानी है, इसे आप अगर तैयार न भी करें, इसमें प्रमुख पात्र शिवानी है। दोस्तों, इसे मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आप सभी लोगों को 3 करा दिया हूँ। वो 3 आपके लिए क्या है, काफी है। दोस्तों, ये 3 जो है आप सभी लोगों के लिए ये इतना ही बहुत है। बस आप लोग ये 3 याद कर लेंगे तो 4 में से 3 तो 110% आना ही आना है और उस 3 में से आपका एक 110% फंस जाएगा। तो दोस्तों, इसी 3 को आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने आप सभी लोगों को बताया है उस तरह से याद कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं इसका। जैसे बहादुर कहानी है तो बहादुर कहानी का सारांश या फिर बहादुर का चरित्र चित्रण इस तरह से पूछ लेगा। पंचलाइट कहानी में पंचलाइट कहानी का सारांश ही ज्यादातर पूछता है दोस्तों। तो सारांश पर आप सभी लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा कहानी समाप्त होता है। अब चलिए बढ़ते हैं खंड काव्य की तरफ। देखिए, खंड काव्य में क्या लिखा है, अपने जिले के अनुसार, यानी कि आपका जो भी जिला है, जो भी आपके जिले में खंड काव्य पूछा जाता है, खंड काव्य को तैयार करना है। अपने जिले के अनुसार उस खंड काव्य को तैयार करना है। तो अपने जिले के अनुसार खंड काव्य को तैयार कीजिएगा। उदाहरण के लिए जैसे
देखिए रश्मि रथी है, रश्मि रथी खंड काव्य वाराणसी जिले में पूछा जाता है। रश्मि रथी खंड काव्य वाराणसी जिले में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग जितने भी वाराणसी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वाराणसी के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग रश्मि रथी को तैयार करेंगे और इसका खंड काव्य आप सभी लोग तैयार कीजिएगा। इसमें प्रमुख पात्र कौन है हमारा? चरित्र चरित्र चित्रण पूछता है इसमें नायक का उपनायक का। तो इस प्रकार से खंड काव्य में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए रश्मि रथी के नायक कौन है? रश्मि रथी के प्रमुख पात्र इसमें कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण। कर्ण। आप लोग महाभारत तो देखे ही होंगे। तो महाभारत में एक कर्ण थे जो कि दुर्योधन के बहुत ही सच्चे मित्र थे। तो उन्हीं का हमें चरित्र चित्रण ज्यादातर रश्मि रथी में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न किस तरह से बनते हैं। देखिए नायक का चरित्र चित्रण, उपनायक का चरित्र चित्रण, कथा वस्तु संक्षेप में लिखें। जो उस खंड काव्य का पूरा सारांश है, कथा वस्तु है, उसको हमें संक्षेप में लिखना है। 80 से 100 शब्द में जितने शब्द की सीमा होती है इसमें, तो लगभग 1.5 से 2 पेज आप सभी लोग लिख देंगे तो आपको 5 नंबर एग्जामिनर 110% दे देगा। तो बस यही था आज का वीडियो जिसमें मैं आप सभी लोगों का 10 नंबर क्लियर कराया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं जितना बताया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। आप सभी लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।